अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरे अब्बा बहुत अच्छे मिजाज के हामिल थे। मेरी हर बात न सिर्फ सुना करते थे बल्कि मेरी हर ख्वाहिश भी पूरी करते थे। मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब न जाने क्या हो गया था कि खाला हमारे घर आती और जब अम्मा कामों में लगी होती तो अब्बा को इशारा करके कमरे में ले जाती। मैं उस वक्त छोटी थी लेकिन इतनी भी ना समझना थी। थोड़ी ही देर बाद जब खाला कमरे से निकलती तो रो रही होती और अब्बा खुद भी परेशान परेशान नजर आने लगे थे। मैं ये सब समझने से कासिर थी कि आखिर उन दोनों का ये सब करने के पीछे मकसद क्या है। खाला आखिर अब्बा को क्यों इशारे करती है? मैं सोचकर परेशान हो चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। उसके बाद से तो ये सिलसिला ही चल पड़ा था। खाला अब हफ्ते के 4 दिन हमारे घर बाकायदगी से आने लगी थी, और जब जब खाला आती थी उसी रात अम्मा और अब्बा की जबरदस्त लड़ाई होती थी। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक रोज जब बैठकर मैंने हर चीज पर गौर किया तो जो बात मेरी समझ में आई थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। तो क्या अब्बा और खाला एक दूसरे को पसंद करने लगे थे? क्या खाला ये सब इसलिए कर रही थी कि अब्बा अम्मा को तलाक देकर उनसे शादी कर सके? ये सोचते मेरे दिल में खाला के लिए नफरत की एक लहर दौड़ी थी। अब मैंने सोच लिया था, मैं अब्बा और खाला पर नजर रखना शुरू कर दूंगी और सारे सबूत इकट्ठे करके अम्मा को दिखाऊंगी। अम्मा बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन वो अब्बा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी। उस उम्र में भी वो अब्बा को किसी की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, किसी की बारे में सोचने की इजाजत भी न देती थी। अगर मैं अम्मा को खाला और अब्बा का बताती तो वो मुझे ही मार मार कर उधमुवा कर देती। इसलिए मैंने सबूत इकट्ठे करने का मंसूबा तैयार कर लिया था। लेकिन अगले रोज जो खबर मुझे मिली उसने मुझे दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि खाला का रिश्ता तय हो चुका था और खाला को देखकर लग रहा था कि वो भी उस रिश्ते से खुश है। लेकिन सोचने वाली ये बात थी कि अगर खाला को शादी किसी और से करनी थी तो वो अब्बा को इशारे करते हुए कमरे में क्यों ले जाती थी? दिन बदन अम्मा और अब्बा के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। घर में हर वक्त उनकी वजह से नहूसत फैली रहने लगी थी। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा एक न मानी थी। अम्मा तो क्यों अब्बा के आते ही जरा जरा सी बात पर उनसे झगड़ा करने लगती है। अगर ऐसे ही रहा तो अब्बा तुझे भूलकर किसी और में दिलचस्पी लेने लग जाएगा और तू हाथ मिलती रह जाएगी। मैंने अम्मा के पास बैठकर उनको कहा था, लेकिन मेरी बात सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग फक हुआ था और उसने मेरी तरफ देखते ही अपने हाथों में मेरे बाल जकड़े थे और बोली थी, तो बदबख्त, कही कि अपनी ही माँ पर सोतन लाकर बिठाने की बात कर रही है। तो जानती है ना मैं तेरे बाप से कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर भी तूने अल्फाज अपनी जबान पर लाए कैसे? खबरदार, अगर तूने आज के बाद ऐसा वैसा कुछ भी सोचा या कहा तो तेरी जबान काट दूंगी। अम्मा ने मुझे गुस्से से कहते अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे। मेरी सोच के मुताबिक अम्मा तो कोई भी बात सुनने को तैयार भी ना थी, तो ऐसे में कैसे वो मेरी खाला वाली बात का यकीन कर लेती? अम्मा ने तो मुझे कमरे में ही बंद कर देना था। अब जो कुछ भी था मेरे हाथ में ही था। मैंने दोबारा से अब्बा और खाला पर नजर रखना शुरू कर दी थी। खाला रोज उसी वक्त आती थी जिस वक्त अम्मा बावर्ची खाने में मसरूफ होती। मैंने सोच लिया था अब खाला का राज खोलकर ही रहूंगी। हो सकता है कि खाला एंड शादी वाले दिन ही अब्बा से शादी का मुतालबा कर दे, लेकिन वो शादी कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी अम्मा अब तक अब्बा के निकाह में थी और अब्बा 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकता था। इससे पहले अब्बा अम्मा को छोड़ता, मुझे सच जानना था। अगले रोज जब खाला अब्बा को इशारा कर रही तो मैं उसे घूर घूर कर देखने लगी। मेरी तवज्जो खुद पर महसूस करते खाला फीका सा मुस्कुरा पड़ी थी, लेकिन मैंने होने चेहरे के तासुरात न बदले थे। मैं हनूस खाला को 16 बार नजरों से घूर रही थी। एक पल के लिए तो मेरी आंखों में अपने लिए ऐसा तासुर देखकर खाला बौखला गई थी और उस दिन कमरे में जाने के बजाय जल्दी से घर से चली गई थी। मैंने शुक्र किया था खाला से जान छूटी थी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली ही थी। अब जो आगे होने वाला था वो तो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। सारी रात अम्मा और अब्बा के झगड़े होते रहे। अब्बा ही रात 11 बजे घर से निकल गया और उसके निकलते ही अम्मा ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। अम्मा को यूं कमरे में बंद देखकर पता नहीं क्यों मुझे हौल से उठ रहे थे। मैंने जाकर बहुत दरवाजा पीटा, लेकिन अम्मा अपनी जिद की पक्की थी।
उसने दरवाज़ा न खोला। वैसे भी काफ़ी दिनों से अम्मा को नफ्सियात का मसला शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी वजह ज़्यादा सोचना और परेशानी लेना बताई थी। अम्मा दवाई खाती तो उसकी तबीयत बेहतर रहती थी, इसीलिए परेशान हो चुकी थी। लेकिन आधा घंटा गुजर जाने पर भी अम्मा ने दरवाज़ा न खोला तो मैं चलाकर अम्मा को दरवाज़ा खोलने पर उकसाने लगी थी। अम्मा, तुझे मेरी कसम है, दरवाज़ा खोल दे। अब्बा वापस आ गया है, अपने वादा किया है, अब वो तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन मेरी बातों का भी उस पर कोई असर न हुआ था। मुझे अचानक से बेचैनी शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और बाहर जाकर अपने पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई थी। उसने अपने बेटे से कहकर दरवाजे पर जब जोरदार 4 से 5 ज़रबें लगवाईं तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी अम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अम्मा ने अब्बा और खाला की वजह से ज़हनी अजियत सहते हुए खुदकुशी कर ली थी। मैं अम्मा के बेजान जिस्म से लिपटकर बहुत रोई थी। लेकिन वो उस जहां से जा चुकी थी और जहां वो गई थी उस जहां से वापसी ना मुमकिन थी। इम्मा की तदफीन कब हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ खबर ना हुई थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। लेकिन इम्मा की मौत के 2 दिन बाद से ही खाला का एक बार फिर से हमारे घर आना जाना शुरू हो चुका था। सब लोग उम्मा की तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने उम्मा की मौत को अजीब न जाना था। लेकिन मैं उसी घर में रहती थी और मैं सच से वाकिफ थी। मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया था और वो कोई नहीं बल्कि मीरा सका बाप था, जिसके साथ इस साजिश में खाला भी शामिल थी। पहले तो मुझे सिर्फ खाला से नफरत महसूस होती थी, लेकिन अब मुझे अबा का चेहरा देखने का भी दिल न करता था। मैं दिन बदन अबा से दूर होती जा रही थी। अबा मुझे लाख बुलाता, मेरी पसंदीदा चीज़ें लेकर आता, लेकिन मैं इसके पास बैठना भी गवारा नहीं करती थी। और वजह वही थी कि वो दोनों मेरी इम्मा के कातिल थे। अबा और खाला की इशारेबाजी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और इस जमहा खाला का निकाह था। मुझे ये सब एक ड्रामा ही लग रहा था, लेकिन जमहा को वाकई ही खाला का निकाह किसी अनवर नामी शख्स से हुआ तो मुझे पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। अबा और खाला अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो अब तो उनका रास्ता साफ था। फिर क्यों खाला ने किसी और से निकाह कर लिया था? क्या वो सब मेरे दिमाग का फतूर था? मैं अब तक अपने ही अबा को गलत समझती रही थी। मुझे अपनी सोच शर्मिंदगी हुई थी। अगर अबा और खाला के बीच कुछ होता तो अब तक वो दोनों निकाह कर चुके होते। उसका मतलब यही था। मुझे वो सब गलत फहमी ही पाई हुई थी। लेकिन अगर अबा और खाला एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो फिर वो दोनों इशाराबाजी करने के बाद कमरे में जाकर कौन सी खफिया गुफ्तगू करते थे, और ये सब इम्मा के जाने के बाद भी जारी था। क्या अबा और खाला के नाजायज़ ताल्लुकात थे? और अगर थे भी तो वो दोनों क्यों शादी नहीं कर रहे थे? 1 महीने बाद खाला की रुखसती होने वाली थी। अगले रोज़ खाला फिर से हमारे घर आ गई थी। मैं जो बावर्ची खाने में खड़ी थी फौरा से बाहर आ गई थी। अरे खाला, महीने बाद आपकी रुखसती है और आप यहाँ वहाँ घूमती फिर रही हैं। आपको चाहिए जाकर कुछ खरीदारी वगैरह करें, अपने जहीज़ का सामान वगैरह अपनी पसंद से लें। मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर खाला को कहा था। जवाबा वो कुछ देर बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी खाला से नजरें नहीं चराई थी। खोट इनके दिल में था तो नजरें में क्यों चराती? अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आती हूँ, बहुत बड़ा हुआ। बाजी को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उनको तुम्हारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। पता नहीं बाजी ने ये इंतहाई कदम क्यों उठा लिया। वो चेहरे पर अफसरदगी दिखाते हुए अफसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अबा के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैं बेसाख्ता बोल उठी थी। खाला अब तो मुझसे मिलने आई थी ना, तो अबा के कमरे की तरफ क्यों जा रही हैं? वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में एक तूफान लाकर आपको सुकून नहीं आया जो आप निकाह करने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई हैं? मेरी बातें सुनकर खाला के जाते कदम रुके थे। उसने आंखों में तहय्युर समेट कर मेरी तरफ देखा था। उसके चेहरे का एक रंग उड़ रहा था और एक रंग जा रहा था। जब बोली तो उसकी जबान लड़खड़ा सी गई थी। मैं तो तुम्हारे अब्बा का हाल पूछने जा रही थी, बाजी के जाने से काफी उदास हो गए हैं इसलिए। मैं हैरान थी। खाला ने मेरी इतनी बड़ी बात पर कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, बल्कि अब्बा की तबीयत का बहाना लगाकर उनके कमरे में जाने लगी थी। तो आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप बैठे, मैं अब्बा को यही बुलवा लेती हूँ। वैसे भी चाय का वक्त हो चुका है। अब्बा जब बाहर आए तो काफी खुश नजर आ रहे थे।
अब्बा को देखते खाला चेहरा भी खुल उठा था। वो दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। अब्बा को देखकर ना लगता था कि उनको अम्मा के जाने का कोई भी गम है, बल्कि वो तो खुश थे। मुझे अब्बा और खाला की कुछ समझ ना आ रही थी। अगर पसंद करते थे तो निकाह क्यों न किया, और अगर निकाह किसी और से कर भी लिया था तो यूं छुप कर इशारेबाजी और फिर कमरे में बंद होकर क्या गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे। आज आज तो मैंने उनको रोक लिया था, लेकिन मैं जानती थी मैं उनको रोज नहीं रोक सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जान कर रहूंगी वो कमरे में जाकर ऐसी कौन सी खुफिया बातें करते हैं जो मेरे सामने या अम्मा के सामने नहीं कर पाते थे। मैंने अपना हर हरबा आजमा लिया था, लेकिन मैं किसी तौर कामयाब नहीं हो पाई थी, और ना ही मुझे कुछ पता चल सका था। मैंने कमरे में एक फोन तक छुपा कर रख दिया था, लेकिन उसका भी मुझे कोई फायदा ना हुआ था, क्योंकि वो दोनों इतना आहिस्ता बात कर रहे थे कि मैं अगर पास खड़ी होती तो भी सुनाई न देता। फोन तो फिर बहुत दूर पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी बातों के दौरान उनके चेहरे पर पहले दुख भरे तासुरात थे, उसके बाद गुस्से वाले, और आखिर में वो खुश दिखाई दे रहे थे। मैं ना समझी से उस वीडियो को कई बार देख चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ ना आया था। आखिर उन दोनों की उन अजीब हरकतों को देखकर मैं क्या अख्स कर सकती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और 2 दिन बाद खाला ने रुखसत होकर अपने ससुराल चले जाना था, और ये राज हमेशा के लिए एक राज रह जाने वाला था। मुझे खाला और अब्बा का राज पता करने का बड़ा तजस्सुस था, लेकिन वो दोनों शायद मेरी हरकतों से बेखबर हरगिज न थे, बल्कि बहुत मुहतात थे। इसी वजह मेरा कोई मंसूबा कामयाब न हो सका था। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली ही थी कि सच कभी बाहर नहीं आना था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पैरों तले से जमीन सरका दी थी। उस रोज खाला की रुखसती थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब खाला की रुखसती से ठीक 10 मिनट पहले अब्बा भी आकर साइड पर बैठ गए, और थोड़ी ही देर में वहां पर अब्बा का निकाह भी पढ़वाया जा चुका था। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। अगर खाला का निकाह मुनव्वर से हो चुका था तो अब्बा ने किस लड़की से निकाह कर लिया था। मैं उन सोचों में परेशान खड़ी थी जब सारी रस्मों के बाद खाला मेरी तरफ आई थी और मुझे सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बच्ची, मुझसे नफरत न करना। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। खाला ये आखिरी अल्फाज कहते गाड़ी में बैठकर चली गई थी, लेकिन मुझे मजीद सोचों के भंवर में तन्हा छोड़ गई थी। उसके कहने का क्या मतलब था कि जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है? इस बात का क्या मतलब था कि अम्मा की मौत का मुझे गम नहीं करना चाहिए? क्या वो उसी की मुस्तहिक थी? लेकिन आखिर उसने ऐसा किया ही किया था जो अम्मा की मौत के कुछ ही वक्त बाद अब्बा दोबारा से अपनी दुनिया बसा चुका था। उसकी बेटी जवान थी और वो उस उम्र में खुद निकाह कर बैठा था। मुझे अब्बा से तो खाला से भी ज्यादा नफरत महसूस हुई थी, लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, और यही सच जानने के लिए मैं दुल्हन कर कमरे में चली गई थी। अब्बा अभी भी बाहर था, मेहमानों को रुखसत करने में मसरूफ था। मेरे पास यही सही वक्त था कि मैं उस औरत से जाकर सवाल जवाब कर सकूं। आखिर क्यों वो एक ऐसे मर्द की जिंदगी में घुस आई थी जिसकी एक जवान बेटी भी थी और उसकी बीवी की मौत को अभी कम ही वक्त गुजरा था। शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से मेरे अब्बा और खाला ने मेरी अम्मा के साथ वो सब किया था, जिसके चलते अम्मा ने खुदकशी जैसा सख्त कदम उठा लिया था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर आराम से बैठी अब्बा का इंतजार कर रही थी। ये जगह मेरी अम्मा की थी, जहां वो आज बड़ी शान से बैठी हुई थी। मैंने आगे बढ़ते जो ही घूंघट उठाया तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी ही माँ बैठी हुई थी, और ये सब मेरी आंखों का कोई फतूर नहीं था, बल्कि वो अम्मा ही थी। मैं गोमगू की कफियत में घिरी उनको देखती रही। मेरी आंखें बरसने लगी थीं। मैं भी साख्ता उनके गले लगकर बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगी थी। अम्मा, मुझे लगा तो मर गई है। ये सब अम्मा अब्बा ने किया था। वही धोखेबाज है, और इस सब में खाला अब्बा के साथ शामिल थी। मैंने तुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी थी। लेकिन देख अम्मा, अब तो तुझे पता चल गया है। ना चल, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, वरना अब्बा फिर से तुझे बीमार कर देगा। मैं दोबारा वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा, तो चल मेरे साथ। मैं उसके सीने से लगी छोटी बच्ची की तरह रोते हुए उससे इल्तिजा कर रही थी। तभी अब्बा कमरे में दाखिल हुआ था और मुझे यूं अम्मा के गले लगे देख मुस्कुरा पड़ा था। मैंने नफरत से रुख फेर लिया था।
अब्बा मेरे सामने अगर खड़ा ही चुका था, अम्मा भी अपनी जगह से उठ चुकी थी और मुझे पानी का ग्लास पकड़ाया था, जिसे पीने के बाद अब्बा और अम्मा ने आपस में नजरों का तबादला किया था और अम्मा बोलना शुरू हुई थी। मेरी तेरी माँ माजदा नहीं बल्कि साजदा हूँ, माजदा की जुड़वां बहन में, और तेरे अब्बा बचपन से एक दूसरे से मंसूब थे, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी माजदा को तेरे अब्बा से मोहब्बत हो गई, और इसी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही सगी बहन के खिलाफ साजिश करके मुझे एक हादसे में मरा हुआ साबित करवा कर सबको ये कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, और 1 साल बाद खुद तेरे अब्बा से शादी कर ली। मुझे उसने पुरानी नौकरानी के हवाले कर दिया था, जो मुझे ऐसी दवा देती कि मैं खुद से बेगाना रहती। उसके बाद उसके बेटे और शौहर का कत्ल हो गया तो उसको मेरी हालत पर रहम किया। उसे लगा ये सब उसके साथ लिए हुआ है कि उसने मुझे कैद किया हुआ था। उसी ने तेरे अब्बा और खाला को ये सब बताया था। वो दोनों तेरी अम्मा को उकसाया था। उसने अपना सच कबूल कर लिया था, लेकिन उससे पहले उसका सच सबके सामने आता। उसने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा लिया। खाला साजिदा की बातें सुनकर मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं कर पाई थी। वो मेरी माँ थी, मैं कैसे उससे नफरत कर सकती थी? शायद यही सब उसकी नफसियाती हालत की वजह थी कि अपनी बहन को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद हराम मौत को गले लगा गई थी। वो आना की पक्की अपनी उस दुनिया में बरकरार इज्जत का भरम रखने के लिए हराम मौत मरकर अपनी आखिरत को खराब कर गई थी। उसके बाद से मैंने खाला साजिदा को सच्चे दिल से माँ तस्लीम किया था, और उसने मुझे माँ बनकर दिखाया भी था। आज उसके 2 बेटे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर अम्मा अपनी किस्मत को मान कर सब्र करती तो शायद आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। मुझे अपनी सोच पर बाद में काफी अफसोस हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत गलत सोचा था। हमेशा पहले सच का पता लगाना चाहिए, उसके बाद किसी की जात पर कोई फैसला ला लेना चाहिए, वरना बाद में हम खुद आईने में देखने के काबिल भी नहीं रहते। आपको क्या लगता है, मेरी अम्मा ने अपनी जिद को मोहब्बत समझते हुए जो कुछ अपनी सगी बहन के साथ किया था, क्या वो सही था? क्या अम्मा का अंजाम यही होना चाहिए था, या खुदकुशी करके अम्मा ने सही किया था? वो उसी की मुस्तहिक थी।